हाँ जी, कौन कौन ऑडिट कर सकता है? कौन सी तालीम वाला बंदा ऑडिट कर सकता है? या सीए कर सकता है या सीएमए कर सकता है? कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जहां सिर्फ सीए कर सकता है ऑडिट? नहीं, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा। कहां कहां सिर्फ सीए ही ऑडिट कर सकता है? पब्लिक कंपनियों में, नंबर 2, वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर हो, और ऐसी प्राइवेट जो पब्लिक की सब्सिडरी हो। ये 3 कंपनियों में ऑडिटर मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब वो चाहे सीए इंडिविजुअल हो या सीए फर्म हो। और ये सीए फर्म क्या चीज होती है? आधे से ज्यादा पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और इसमें साइन कौन करता है भला? जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, खुद वो वाली क्वालिफिकेशन रखता हो जो कि वहां चाहिए। तो बाकी कंपनियों में कौन कौन कर सकता है? सीए या सीएमए। और ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और फर्म भी हो सकता है। ये सीएमए फर्म क्या होती है? फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। और कितने लोग उसके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होंगे पार्टनर्स में से, तो हम कहेंगे कि ये सीएमए फर्म है। 50% से ज़्यादा बोलना है। 50% से ज़्यादा लोग जो है वो अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो फिर हम उसको सीएमए फर्म कहेंगे। और साइन कौन करेगा उनमें से? जो सीएमए होगा खुद इंडिविजुअली, वो उस पर साइन करेगा। तो ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होगी, इससे रिलेटेड आप में से किसी का कोई सवाल? ऑल क्लियर जी? ठीक है जी। अब सवाल ये है कि अगर एक ऑडिटर है तो कैसे वो इतना लंबा चौड़ा ऑडिट का प्रोसेस करेगा? यहां हम बात कर रहे हैं ऑडिट फर्म के मालिकान की। यानी फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर्स हैं जिनमें से 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट और 1 नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ये फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, फर्म अपॉइंट हुई है। अब इसका ये मतलब नहीं कि ये 4 लोग जाके ऑडिट कर रहे हैं, ये 4 हेड कर रहे हैं उस फर्म को। इसी तरह से अगर एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हुआ है तो वो इंसान अपॉइंट हुआ है कि हाँ भाई तुमने ऑडिट करना है। तुमने ऑडिट करना से मुराद है तुम टीम भेजोगे, उसके नीचे एक टीम होगी, उसमें 2-3 मैनेजर्स होंगे, उसमें ट्रेनीज होंगे, ट्रेनीज वहाँ जाके काम करेंगे। तो ये पूरा सेटअप होता है। तो वो अकेला बंदा ऑडिट नहीं करता, वो तो सिर्फ साइन करता है। अगर ट्रेनी से कोई गलती हो जाए तो कसूरवार है पार्टनर, क्योंकि साइन किए हैं पार्टनर्स ने, इसीलिए ट्रेनी से गलती करने देते नहीं। वो ट्रेनी जो जूनियर ट्रेनी है, एक प्रोबेशनर होता है, प्रोबेशनर के काम को चेक कर रहा होता है जो जूनियर है, जूनियर के काम को चेक कर रहा होता है सेमी सीनियर, सेमी सीनियर से ऊपर होता है सीनियर, सीनियर से ऊपर होता है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से ऊपर होता है असिस्टेंट मैनेजर, उससे ऊपर होता है मैनेजर, मैनेजर से ऊपर होता है सीनियर मैनेजर, उससे ऊपर होता है डायरेक्टर, डायरेक्टर से ऊपर होता है पार्टनर, पार्टनर से ऊपर होता है सीनियर पार्टनर। पूरी एक लंबी कहानी होती है। ये कितने साल में पहुंच जाते हैं? अगर बंदा क्वालिफाई कर चुका है और आर्टिकल्स के बाद जो है वो असिस्टेंट मैनेजर बन गए। क्या होता है, आर्टिकल्स के बाद अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया हुआ तो आप नॉर्मली सुपरवाइजर बन जाते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो नॉर्मली आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। तो वहाँ से मैंने बड़ी फर्म्स में जिन लोगों को ट्रैवल करते देखा है तो तकरीबन 11-1 साल लग जाते हैं पार्टनर बनते बनते। ट्रेनी से पार्टनर मतलब ट्रेनी की एंड से, ट्रेनिंग के एंड से लेके पार्टनर तक एक रीजनेबल बड़े साइज की फर्म में 11 साल, यानी कि 40.5 ऐसे ही है अगर आप बड़ी फर्म की बात करें। दूसरा तो आसान तरीका है, आप खुद अपनी फर्म रजिस्टर करा लें, पहले दिन से पार्टनर बन जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक बड़े सेटअप के साथ रह के अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ अरसा बड़ी फर्म में गुजारते हैं या दरमियानी फर्म में गुजारते हैं, थोड़े से लिंक्स बनाते हैं, थोड़ा सा काम सीखते हैं, फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। कुछ लोग साथ में अपनी फर्म बना लेते हैं, तो हर किसी का अपना। कुछ लोग पहले दिन से कारोबारी होते हैं, वो ट्रेनिंग जब कर रहे होते हैं तो उसी वक्त देख रहे होते हैं कि अच्छा टैक्स की किस तरह से रिटर्न बनती है। वो आधे क्लाइंटों से तो उसी वक्त डायरेक्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। अक्सर क्लाइंट जो है उसका काम करके देते हैं, क्लाइंट कहते हैं यार 1 घंटे में तुमने काम कर दिया, फर्म वालों ने 50,000 ले लिया। तो बंदा कहता है सर आपको नहीं पता कुछ और लोग 5,000 में भी काम कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा कार्ड रखिएगा, ज़रूरत के वक्त भाई को याद रखना है। तो कुछ लोग शुरू से इतने कारोबारी मिजाज के होते हैं कि वो उसी वक्त से डायरेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या है। सीए करने के बाद अपनी फर्म चलाने का मतलब है यू आर एंटरप्रेन्योरल माइंड, कि आप अपना काम करना चाहते हैं।
अपना काम आपने कोई भी करना हो ना, हर काम की रुकावटें हैं, हर काम के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, हर काम में सीए करने का एक जो एक्स्ट्रा एज है, आपको बैठे बिठाए वो लाइसेंस मिल रहा है जो आपको पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बिजनेस दे रहा है, विच इज़ ऑडिटिंग। हर कंपनी ने ऑडिट कराना है और हर साल ऑडिट कराना है, हर कंपनी ने टैक्स जमा कराना है और हर साल जमा कराना है। तो ऑडिट और टैक्स तो ऐसी सर्विसेज हैं जो चल रही हैं। हाँ, टैक्स का काम कोई भी कर देता है, ऑडिट के अंदर उन्होंने डिफाइन कर दिया कि सिर्फ सीए ही करेंगे एक खास लेवल से ऊपर। जी, अब अगेन अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि बैंकों को ऑडिट सिर्फ चंद बड़ी कंपनियां कर सकती हैं। उन्होंने लिस्ट बनाई और उसके अंदर उन्होंने कह दिया इतने कैपिटल से ऊपर सिर्फ ये फर्म्स करेंगी, इतने कैपिटल से इतने कैपिटल तक ये करेंगी। तो उन्होंने अपने तौर पे ABC 3 कैटेगरीज बना दी। वो स्टेट बैंक की कैटेगरीज हैं, वो हमारी नॉर्मल दुनिया की कैटेगरीज नहीं है। ICAP की कैटेगरीज दो ही होती हैं, या QCR या नॉन QCR। QCR वो जिनको ICAP ने क्वालिटी कंट्रोल रेटिंग दी है कि हाँ भाई हमने इनको देखा, इनके क्लाइंट्स को देखा, इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन और अपने सारी कार्रवाइयाँ पूरी की थी। तो तकरीबन कोई 125 के करीब फर्म्स हैं जो QCR हैं, आउट ऑफ कोई 800 के करीब फर्म्स। अगेन मतलब दोनों जगह अप्रोच का फ़र्क है, एक्सपोजर का फ़र्क है। और सीधी सी बात है कि आप अपनी फर्म स्टैब्लिश करें, आप 20 साल में जहां तक पहुंचेंगे, शायद बिग 4 में अगर आप पार्टनर बने हुए हैं तो 4 साल बाद आप उससे अच्छे लेवल पे खुद ही से अपना काम कर सकते हैं। हो सकता है आपको काम की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको उस पार्टनरशिप में ही इतना बेहतरीन बेनिफिट मिल रहा हो कि आप उस बिग गन को छोड़ना ना चाहें, आप उसके साथ ही चलते रहें। लेकिन अगर आप पार्टनर आप डिस्क्वालीफाई हैं और उसके बाद आप काम करना चाहते हैं तो वो उसका क्या? अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर अब कंपनी लॉ में देखते हैं कि डिस्क्वालीफाइड बंदे को कब तक इजाज़त है कि वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अगर आप किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो उस वजह से किसी और जगह भी डिस्क्वालीफाई है, अगर आपका लाइसेंस ही कैंसिल हो गया है फिर तो आपको ICAP इतना आराम से इजाज़त नहीं देगा। ICAP जो है वो कई दफ़ा आपका नाम मेंबर्स की लिस्ट में से भी निकाल देता है अगर आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हुए नज़र आए हैं। एक पूरी लिस्ट है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की। तो फर्म्स की एक अलग दुनिया है, फर्म्स में कैसे जाना होता है क्या है उसके ऊपर तो हम सेशन करते हैं, बल्कि इस दफ़ा का सेशन जो है वो उसकी तो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है, वो उठा के हमने फिर यूट्यूब पे भी डाल दिया। अगर आप में से कोई फॉर नॉलेज देखना चाहे तो वो उसको देख सकता है। अदरवाइज़ ये है कि हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि एक सेशन करें जब आप आखिरी पेपरों से फारिग हों, तो फिर आप लोगों को गाइड किया जाए कि फर्म्स में किस तरह से जाना है, वो क्या दुनिया है, वहाँ के क्या प्रोटोकॉल्स हैं। जी, कोई आखिरी सवाल? फर्म में कितने ट्रेनीज होते हैं डिपेंड करता है फर्म के साइज़ पे। कुछ फर्म्स ऐसी होंगी जिसमें 6-7 ट्रेनीज होंगे, कुछ फर्म्स ऐसी होंगी जिसमें 200-250 ट्रेनीज होंगे। तो डिपेंड करता है फर्म कितने बड़े स्केल पे। औसतन इस वक्त फर्म्स में 15 से 25 ट्रेनीज होते हैं औसतन, मतलब जो डिफरेंट मिडिल साइज़ या लोअर मिडिल साइज़ की फर्म्स है वहाँ पे ये चल रहा है। इंडस्ट्री में कितने? जी, आर्टिकल्स के साथ बिजनेस कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में कहना मना है। कानून ये है कि आप आर्टिकल्स के साथ कोई अपना काम नहीं कर सकते। पता नहीं कितनी आवाज़ जाएगी, कहाँ तक जाएगी, वहीं से रिकॉर्डिंग रोक देते। पिछले दिन के सवाल हम कर रहे थे और कुछ लोग नीचे से ऊपर आ रहे थे और बीच में हमने कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग इसलिए रुकवाई थी कि कुछ ऐसी बातें थी जो गलत नहीं थी, लेकिन रिकॉर्डेड जो क्लिप है उसका निकाल के आप जो है वो उसके कई मतलब निकल आते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि वो कहाँ से कटा, कहाँ तक गया और कितना शाया हुआ, उससे वो मतलब ही सारा आगे पीछे हो जाता है। तो ये बड़ी ख़तरनाक आदत है फेसबुक के ग्रुप्स की कि वो उसमें से अपनी पसंद का मतलब निकालते हैं और फिर भाई जो है वो इस तरह से शरारती चेहरे के साथ बैठ के कह रहे हैं यही गेमर है ना, पूरे लाहौर दी गेम ना एने गोल गोल घुमाई है। ठीक है जी, ये इसमें कोई शक नहीं है, ये आप ही घुमा रहे हैं, ये कंफर्म है। ये शरीफ दिखने वाला बंदा जो है ना, ये अंदर खाते जो है वो पता नहीं, मतलब शरीफ होना शायद बड़ा मुश्किल बात है, या दुनिया आजकल मान नहीं सकती कि एक बंदा वाकई शरीफ है। मैं अक्सर अपने कोलीग्स को कहता हूँ कि मैं एक केस स्टडी बना रहा हूँ अपने ऊपर कि क्या एक शरीफ आदमी थ्रू आउट सारी ज़िंदगी शराफत से रहे, क्या वो बिजनेस कर सकता है, क्या वो अच्छा कमा सकता है। और अभी तक ये केस स्टडी सही चल रही है। मैंने देखा कि शराफत भी एक एसेट है, बिकता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका एक ट्रस्ट डेवलप होता है। अल्लाह का शुक्र है, द ओनली टीचर जो किसी भी कॉलेज में जाके किसी के साथ भी सिटिंग कर सकता है, कोई मसला नहीं, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई और बंदा दिखा दें सर,
मेरी आप तस्वीरें को पता नहीं 15 अलग अलग कॉलेजेस के लोगों के साथ देख लेंगे, किसी और की दिखा दें इतनी। तो अल्लाह का शुक्र है सिर्फ अपनी शहर में नहीं दूसरे शहरों में, क्योंकि पॉजिटिव है, बेईमानी नहीं की, कोई चालबाजी नहीं की, किसी के साथ धोखा नहीं किया, तो फिर डर भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये भाई जो है वो उसमें साबित करने में तुले हुए हैं कि मैं कुछ गलत करता हूँ। नहीं, पैक में नहीं पढ़ाया, मैं पैक से पढ़ा हुआ हूँ। हमारे ज़माने में इदारे ही एक दो होते थे, तो मैंने कैफ वहाँ से किया है, फाइनल सेल्फ स्टडी पे किया है। हमारे इदारे में फाइनल, हमारे दौर में फाइनल चंद सेलेक्टेड टीचर करा रहे होते थे। 2 दफ़ा फाइनल की फ़ीस भरी, जब फीस भरता था 2 दिन बाद दूसरे शहर भेज देते थे। तो फिर मैंने ये तय किया कि मैंने फ़ीस ही नहीं भरनी फाइनल की, अब मैंने फाइनल खुद ही से पढ़ना है। तो फाइनल खुद ही से पढ़ा था, किताबों से। किताबें बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, काफ़ी कुछ सिखाती हैं। दूसरा, थोड़े से 1-2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स में LSBF के लेक्चर्स हुआ करते थे, उसका एक पोर्टल बाय किया हुआ था कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके। तो उसमें लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उनके कुछ लेक्चर्स होते थे, वहाँ से थोड़ी सी गाइडेंस मिलती थी। बाकी आपके स्टैंडर्ड इतनी बातें खुद से आपको सिखाते हैं। और मैं थोड़ा सा शौकीन मिजाज आदमी भी तो था ना, थोड़ा सा एकेडमिक वाली साइड पे। जब किताबें लिखने का शौक था, अपने पेपरों से पहले अगर किताब लिख दी है तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि मैं थोड़ा बहुत तो खुद से पढ़ ही सकता हूँ। फिर बड़ी प्यारी प्यारी किताबें मौजूद होती हैं, जैसे बड़ा कुछ मिल जाता है। चूँकि लोग किताबों को नहीं पढ़ते, इसलिए वो टीचर के मोहताज हो जाते हैं। जो किताबें पढ़ता है ना, वो आज़ाद है, वो सुकून में। लेकिन पढ़ता कौन है किताब? अब क्लास पढ़ते हैं। कौन कौन ऑडिट कर सकता है, ये आपको समझ आई। फिर एक ड्यूटीज़ की लंबी सी लिस्ट आपको नज़र आई। उसके ऊपर हमने सवाल जवाब इसलिए नहीं किया कि आप लोगों ने गैर ज़रूरी बातों की तरफ कहानी शुरू कर दी थी, और लेक्चर इंपॉर्टेंट है तो मैं अब उसमें दोबारा बहना भी नहीं चाहता। राइट्स आपने देखिए वो सीधे सीधे से थे, साफ नज़र आ रहा है कि ऑडिटर को खुल्लम खुल्ला राइट है, जो मर्जी इंफॉर्मेशन जैसे मर्जी। अब आज का हमारा सवाल ये है कि कौन कौन ऑडिट नहीं कर सकता। जब भी कंपनी ने ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो पहले ये देखना है कि क्या वो ऑडिटर एलिजिबल है कि हम उसे अपॉइंट कर सकें, हमारी कंपनी कौन सी वाली है और हमें किस किस्म का ऑडिटर चाहिए। तो गुज़िश्ता रोज हमने जो पढ़ा था दैट वाज क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। कौन कौन ऑडिट नहीं कर सकता। एक लिस्ट है 11 लोगों की कि 11 तरह के लोगों पर पाबंदी है कि वो ऑडिट नहीं कर सकते, और इसी लिस्ट में से ICAP गोल गोल घुमा के सिनेरियोज बना रहा होता है। तो इस लिस्ट को अच्छी तरह से समझना पढ़ना जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि कौन कौन ऑडिट नहीं कर सकता, एक एक करके बात करते हैं। एक तरीके ये कि मैं गंदी राइटिंग में यहाँ लिखूँ और साफ राइटिंग में यहाँ दिखाऊँ, एक एक मैं डायरेक्ट साफ राइटिंग में दिखाऊँ, उसमें अपनी गंदी राइटिंग मैंने पहले से लगाई हुई है। पर्सन, अब मैं तरतीब अपने हिसाब से कर दूंगा। पर्सन हु इज अ डायरेक्टर, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ ऑडिटर को नहीं सिखा रहा तुमने क्या करना है, कंपनी लॉ कंपनी को बता रहा है कि आपने ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना है। मैं कंपनी हूं, मैं इनको पढ़ रहा हूं और इनसे पूछ रहा हूं हाँ भाई मैं किसको ऑडिटर नहीं ला सकता, तो उन्होंने कहा जो तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय है, कोई भी ऑफिसर है या डायरेक्टर। आपको पता है ऑफिसर में चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन और इस तरह के लोग भी आ जाते हैं। तो आपका डायरेक्टर, आपके बड़े ऑफिसर, आपके एम्प्लॉयज, इनमें से कोई भी आपका ऑडिट नहीं कर सकता है। जी, डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय ना भी हो तो डायरेक्टर एक अलग कैटेगरी बनाई उन्होंने, कहा या डायरेक्टर या अदर ऑफिसर या एम्प्लॉय। तो अगर पेपर में सवाल आया कि हाँ भाई आपको कहा गया है फलाना कंपनी को ऑडिट करने का, और कहीं ना कहीं आगे जाकर उन्होंने बताया कि आप उस कंपनी के डायरेक्टर भी हुआ करते हैं, तो हम कहेंगे कि जी हम ऑडिट नहीं कर सकते। कोई भी शख्स जो एक कंपनी का मौजूदा डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय है, ये 3 रूल ध्यान में रखने हैं, डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय। और ऑफिसर कौन होता है? ऑफिसर में डायरेक्टर्स भी आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव भी, CFO भी, चेयरमैन भी, कंपनी सेक्रेटरी भी, ये सारे ऑफिसर्स होते हैं। डायरेक्टर्स में उसकी सारी टाइप्स होंगी। हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, ये कंपनी लॉ के सेक्शन है, और कंपनी लॉ ने वर्ड डायरेक्टर को किन अल्फाज में डिफाइन किया, याद है किसी को? जो डायरेक्टर जैसी हरकतें करता पाया जाए। Director means and include any person occupying the position of director by whatever name so called। कोई भी शख्स जिस मर्जी नाम से भी डायरेक्टर की सीट पे बैठा है वो डायरेक्टर है। अब वो चाहे एम्प्लॉय डायरेक्टर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, चाहे वो इलेक्शन से आया हुआ डायरेक्टर हो, नॉमिनी डायरेक्टर हो, ये डायरेक्टर वो डायरेक्टर हो, डायरेक्टर किसी भी किस्म का ऑडिट नहीं कर सकता अगर वो पहले डायरेक्टर था और अभी नहीं है। इस वक्त हम जो रूल पढ़ रहे हैं वो है इज। आज की डेट में
इसी से ऊपर एक रूल मैं आपको बताऊंगा, हु ड्यूरिंग सीटिंग 3 years वाज डायरेक्टर, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो एक तो आज जो डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय है वो तो बैन है ही है, जो पिछले 3 साल में किसी भी वक्त, चाहे एक दिन के लिए ही क्यों नहीं, किसी भी वक्त डायरेक्टर रहा हो, ऑफिसर रहा हो या एम्प्लॉय रहा हो, वो उसी कंपनी का ऑडिट नहीं करेगा। आप ऑडिट पढ़ के बैठे हैं, आपको पता है इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए। अगर वही कंपनी का बंदा जो कि अभी इस वक्त एम्प्लॉय है या पिछले साल एम्प्लॉय था, वो आएगा तो उसके तो यारी दोस्ती होगी, उसके तो आधे पैसे इनसे लेने वाले रहते होंगे, उसके तो रिटायरमेंट प्लान इनसे लिंक होंगे, तो वो तो इनकी बातें मानता चला जाएगा। ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो कोई शख्स जो मौजूदा डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय है वो ऑडिट नहीं कर सकता। कोई शख्स जो पिछले 3 साल में डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय रहा है वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। ये दोनों रूल समझ आ गए जी। 2 महीने के बाद जब उसी जगह पर हम टेम्परेरी अपॉइंट करते हैं, ठीक है, कोई बाहर से बंदा रहता है, ठीक हो गया। वो भी इसमें included है। डायरेक्टर इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम सो कॉल्ड। अल्टरनेट डायरेक्टर भी डायरेक्टर होता है, असाइनी डायरेक्टर भी डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर जिस भी, आपने जितने भी तरह के डायरेक्टर पढ़े हुए हैं ना, चाहे वो 2 दिन का डायरेक्टर है, चाहे वो जिस वक्त का भी है, वो डायरेक्टर है। और डायरेक्टर ऑडिट नहीं कर सकता, मौजूदा नहीं कर सकता, पिछले 3 साल वाला नहीं कर सकता। अब थोड़ा सा टेक्निकल रूल है। हु इज पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ अ डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय का किसी और बिजनेस में बिजनेस पार्टनर या किसी और बिजनेस में एम्प्लॉय। मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं उसको ऑडिट नहीं कर सकता। मेरा एक और काम धंधा है, मैं अपने एम्प्लॉय से कहता हूं तुम आके ऑडिट कर दो, और वो मेरी ही तो सुनेगा। या मैं अपने किसी और बिजनेस में किसी और बिजनेस पार्टनर से कहता हूं तुम आके ऑडिट कर दो, तो उन्होंने कह दिया कि ये 3 बंदे खुद तो मना है ही हैं, इन तीनों के किसी भी और जगह कोई भी और एम्प्लॉइज या कोई भी और पार्टनर्स वो भी ऑडिट नहीं कर सकते। यहां मौजूदा लिखा है, मौजूदा का मौजूदा, मौजूदा डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय का मौजूदा पार्टनर या, तो अगर एक शख्स हमारे डायरेक्टर का साल पहले पार्टनर रहा है वो ऑडिट कर सकता है। ठीक है, साल पहले, उसमें भी यारी दोस्ती हो सकती है। लॉ को लगा कि अब यारी दोस्ती थोड़ी सी कम हो गई होगी। जो साल पहले पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, साल बाद तो वैसे ही उसने आपको धक्का देके जब निकाल दिया होगा, तो अब शायद उतना दोस्ती यारी वाला एलिमेंट ना रहा हो। तो कानून अंधा होता है, कानून की यहाँ पे जो उसको नजर आया, तो कानून ने कहा कि एम्प्लॉय या पार्टनर हो इन 3 में से किसी का, मौजूदा 3 में से मौजूदा पार्टनर या एम्प्लॉय हो तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। ये बात ध्यान में रहेगी। तो अगर एक शख्स पिछले साल डायरेक्टर था और आज उसका एक एम्प्लॉय है, उसको मना नहीं है। एक शख्स आज डायरेक्टर और उसका साल पहले का एम्प्लॉय था, उसको भी मना नहीं है। आज का डायरेक्टर का आज का एम्प्लॉय, आज की ये 3 तरह के लोगों के आज का कोई पार्टनर या एम्प्लॉय अगर है तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। डन। चौथा, ये भी कंपनी के रिलेशंस का जिक्र हो रहा है, स्पाउस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। एक चीज ध्यान में रखना है कि ये डायरेक्टर पर खत्म हो गया है। ऊपर हम डायरेक्टर के साथ अल्फाज के आदी थे, डायरेक्टर, अदर ऑफिसर या एम्प्लॉय। तो अदर ऑफिसर या एम्प्लॉयज की बात नहीं हो रही, ऊपर के लेवल के बंदे की बात हो रही है, डायरेक्टर। और डायरेक्टर से मजीद ऊपर के लेवल के बंदे की बात हो रही है, स्पाउस। या इन्होंने वाइफ क्यों नहीं लिखा, वाइफ ऑफ डायरेक्टर क्यों नहीं लिखा, स्पाउस ऑफ डायरेक्टर क्यों लिखा? स्पाउस कानूनी लफ्ज है, ये शरीके हयात के लिए इस्तेमाल होता है। डायरेक्टर अगर एक फीमेल है तो उसके शोहर को स्पाउस कहेंगे, डायरेक्टर अगर एक मेल है तो उसकी बीवी को स्पाउस कहेंगे। तो इसलिए मैंने स्पाउस का तर्जुमा नीचे लिखा है, शरीके हयात। जी इसमें एक सवाल है, थोड़ा सा अजीब है। अल्लाह खैर करे। तो आप ये बाकी लोगों ने कौन से अब तक बड़े जेन्युइन सवाल पूछे हैं? जी फिर बात ये कि ये जो सारे रूल्स हैं ये इंडिपेंडेंस की वजह से हैं कि स्पाउस को ज़ाहिर है वो बता दें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ऐसी, तो इसमें स्पाउस में निकाह तो आएगा ज़ाहिर है, बिल्कुल ऐसी है, निकाह आएगा। इसमें इक्विवेलेंट नहीं आएगा, मंगनी वगैरह नहीं है। नहीं, इसमें स्पाउस बकायदा शादी, प्रॉपर शादी। लेकिन वो इंडिपेंडेंस तो बिल्कुल हट गई। इंडिपेंडेंस हर्ट होगी, यस। उसका सोल्यूशन हम कोड ऑफ एथिक्स में देखेंगे। अभी तो जो कानून को समझाया, कानून तो अंधा है, उसने कहा मियाँ बीवी है तो मसला है, ठीक है, बाकी उसे नजर ही नहीं आता। अब जब कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे तो कोड ऑफ एथिक्स में हम देखेंगे कि अगर किसी बंदे का ताल्लुक हमारी फर्म से इस नोयत का है कि वो हमारे किसी पार्टनर को डगमगा सकता है,
तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो आधे मसले हमारे कंपनी लॉ हल करेगा और आधे मसले कोड ऑफ एथिक्स हल करेगा। कोड ऑफ एथिक्स इज बियॉन्ड कंपनी लॉ। कंपनी लॉ आपको बता रहा है एब्सोल्यूट बात, वो कह रहा है बस ये 11 लोग मना है। कोड ऑफ एथिक्स गाइडेंस देगा अगर एक शख्स इस तरह से आपके इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में आ जाए, अब वो शख्स कोई भी हो सकता है, तो कोड ऑफ एथिक्स हमें डिस्क्रिप्टिव रूल्स देगा और ये एब्सोल्यूट गाइडेंस दे रहे हैं। इन्होंने कहा बस ये 11 हैं, यानी फॉर एग्जांपल हो सकता है कि स्पाउस के साथ आपका अच्छा ताल्लुक ना हो सकता है लड़ाई झगड़े चलते रहते हो सकता है तलाक के करीब नौबत आई भी हो। अब प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि ये नफरत करते हैं एक दूसरे से और लॉ को लगता है कि ये दोनों बहुत क्लोज हैं। हो सकता है आपका एक छोटा भाई हो, आप उससे बहुत मोहब्बत करते हो और छोटे भाई को मना ही नहीं किया ऑडिट करने से, तो कानून बस जितना उसे समझ आया उसने उतना बता दिया। तो कानून के अंदर रहते हुए हमने फिर ये नहीं देखना कि हाँ भाई छोटा भाई भी तो इन्फ्लुएंस कर सकता है, हमने देखना है जिसको कानून ने मना कर दिया हम मना कर देंगे, जिसको कानून ने इजाजत दे दी हम कह देंगे। जब कोड ऑफ एथिक्स में आएंगे तो वो देगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, प्रोफेशनल जजमेंट। वहां पे फिर हम जजमेंट यूज करके कहेंगे नहीं भाई, भाई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, फादर भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो फिर वो आईकैप सवाल में कहेगा कि इसको कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक जवाब दें या रेलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन के मुताबिक जवाब दें। अगर ऑडिटर के साथ टीम भी होती है, टीम मेंबर्स में से किसी का कोई ताल्लुक हो नहीं, यहां हम सिर्फ पार्टनर की बात करें। कंपनी लॉ बेचारे को बस इतना ही नजर आता है। कोड ऑफ एथिक्स बताएगा कि टीम में अगर किसी मेंबर का कोई ताल्लुक है फिर हम क्या करेंगे। लेकिन वो मेरे भाई की कंपनी है, ठीक है, उसमें ट्रस्ट आ जाएगा, मैं डिस्क्लोज ना करूं। हाँ, अब अगेन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने उसमें शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो थोड़ा सा आगे जाके हो सकता है हमें शेयर्स वाला पॉइंट भी नजर आए। अभी तो 4 बातें हुई हैं, अभी तो 11 हैं। तो अभी हमने ये 4 रिलेशन देखे। कंपनी का मौजूदा डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता, पिछले 3 साल में डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर, इन आप दोनों को जोड़ सकते हैं। मैंने इसलिए इसे तोड़ा है कि मैं मौजूदा और गुज़िश्ता को डिफरेंशिएट कर सकूं, नहीं तो लोग इस पॉइंट को पिछले 3 साल पे भी अप्लाई कर देते हैं खामखा। तो 3 साल वाले को पीछे हटा दिया, पिछले 3 साल में रहा हो, मौजूदा डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय हो, मौजूदा डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय का मौजूदा पार्टनर या एम्प्लॉय हो, और चौथा डायरेक्टर का स्पाउस हो किसी और। अब आप देखें, हो सकता है आपके एम्प्लॉय का स्पाउस भी तो खतरनाक है, अदर ऑफिसर का स्पाउस भी। तो अगेन मतलब लॉ को जो समझ आया उसने उस तरह से कर दिया। उन्होंने कहा एक ही बंदे का एक से ज्यादा दफा ऑडिट क्यों हो। कंपनी में डायरेक्टर है, डायरेक्टर का स्पाउस उसी कंपनी को ऑडिट करने आ रहा है, तो रुल गया वो तो बेचारा, उसका तो दीन दुनिया दोनों तबाह। घर जाए उधर भी ऑडिट, ऑफिस आए उधर भी ऑडिट। तो इसलिए स्पाउस को उन्होंने कह दिया कि डायरेक्टर का स्पाउस जो है ना, इसको ऑडिट करना मना है। चारों बातें जहन में है, ठीक है। मतलब बीवी का जिक्र सुनते साथ ही आप लोगों के चेहरे पे जो मतलब रौनक आ जाती है ना, इतनी जल्दी इतना क्यों सोचते हैं? अभी आप लोगों ने आर्टिकल्स करने हैं, थोड़ा सा तो मतलब चारों बातें समझ आ गई। ये 4 रिलेशन, इसमें कोई सवाल? अब आगे कैटेगरी, पहले जरा आसान बात कर लेते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन होता है बॉडी कॉर्पोरेट? कंपनी। और कंपनी में क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी। ऑडिटर लिमिटेड लायबिलिटी के साथ आएगा तो तबाह कर देगा सब कुछ। कोई कंपनी एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती, कोई कंपनी एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। यहां से मुझे एक जुमला याद आ जाता है, अक्सर लोग राइटिंग करते वक्त मतलब चेंज कर देते हैं, तो आपको चीज़ें समझ सही आती हैं, बोलने में सही आती हैं, लिखते हुए आप गड़बड़ कर देते हैं। क्लास का एक बड़ा शाइनिंग सा स्टूडेंट था और टेस्ट में फेल हो जाता था, और उसने कहा साथ देखें ये टीए मेरे साथ जुल्म करता है, देखें मैंने बिल्कुल सही लिखा होता है, ये उसको क्रॉस कर देता है। तो उसे समझ सही आती थी, लेकिन वो लिखते हुए यानी कि ये वाला रूल जो लिखना था, उसने लिखा कंपनी कैन नॉट अपॉइंट ऑडिटर, कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर नहीं लिखा, कंपनी कैन नॉट अपॉइंट। इस जुमले का मतलब क्या है? कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकती, और लिखना क्या था? कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। तो आप ये देखिए कि थोड़ा सा टोन सेंटेंस की आगे पीछे होने से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उलट हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि लिखना बड़ा जरूरी है। यहाँ आपको सब आता भी होगा और आप लिखते हुए गड़बड़ कर गए तो मामला खराब हो जाएगा। तो कोई कंपनी एज ऑडिटर अपॉइंट
नहीं हो सकती। तो अगर वो आपको कहें कि कंपनी है उसमें 10 डायरेक्टर्स और 10 के 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वो कंपनी को आप बुला रहे हैं कि हमारा ऑडिट करो, तो आप कहेंगे 1 मिनट, वो तो कंपनी है, ऑडिटर कंपनी नहीं हो सकता। कंपनी को मना कर दिया, किसी भी किस्म की कंपनी को, बाहर की कंपनी है, पाकिस्तान की कंपनी है, किसी भी लॉ की कंपनी है, याद है बॉडी कॉर्पोरेट, हर तरह की कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकती। ये बात क्लियर है। फिर इससे ऊपर बात करते हैं, अ पर्सन इंडेप्टेड टू कंपनी अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक बंदा अगर कंपनी का मकरूज है तो वो उसको ऑडिट नहीं कर सकता। आपको पता है जब कोई किसी का मकरूज होता है तो कितना नीवा नीवा होके चलता है उसके सामने, उसको अवॉइड करता है, उससे डर के चलता है, उसकी बातें मानने पे मजबूर होता है। एक पुराने दौर में एक अजीम लीडर ने कहा था कि जब आप किसी से कर्जा लेते हैं तो वो आपकी आज़ादी छीन लेता है। ये एक अच्छे लीडर का, जब वो अच्छी अच्छी बातें किया करते थे तो उस वक्त का बड़ा अच्छा वो है जी। हाँ, तो उस टाइम पे मतलब वो बड़ा अच्छा, मतलब मुझे वो तकरीर बहुत अच्छी लगी थी कि उसने बताया था कि कर्जा लेने के क्या मसलो मसाइल है, और फिर अगले 3 साल इतने कर्जे लिए कि मतलब रूह तक काम गई। तो उसने कहा था कि कर्जा लेने से आप गुलाम बन जाते हैं दूसरे के, जो कर्जा लेते हैं उसकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। और इस वक्त आज़ादी की तहरीक भी वही चला रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कर्जा भी उन्हीं से ही लिया है, जिनके खिलाफ आज़ादी की तहरीक चल रही है। तो खैर अगेन वही बात है कि फेसबुक पे आके या तकरीर और होती है, ग्राउंड रियलिटी और होती है, और आप आवाम के लिए तो उतनी तकरीर काफ़ी होती है। आप लोगों ने कौन से ग्राउंड रियलिटी की बात करनी है? आपने कहना देखा चेहरा कितना चमक रहा था जब बोल रहा था, तो कितने एक्शन से बोल रहा था, और याद है जो साइड से जो तस्वीर आई थी कितनी खूबसूरत आई थी। आप तो इसी में लगे रहते हैं, तो आप लोगों के लिए तो मतलब जो है ना बड़ा ईजी है आप लोगों को मैनिपुलेट करना। हम अपने ज़माने में अपने तरीके से मैनिपुलेट हुए, आप अपने ज़माने में अपने तरीके से मैनिपुलेट हो रहे हैं, हमारे बड़े भुट्टो से जो है वो मैनिपुलेट हुए। तो हर दौर में ये सब होता रहता है, हर दौर में कोई ना कोई सियाना लीडर अपने दौर के बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बना रहा होता है। तो खैर विजन अच्छा है, मैंने कभी भी विजन की खिलाफ बात नहीं की, विजन बहुत अच्छा, अल्लाह करे इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरह से अच्छी हो। तो अगर ये 2-3 लोग मिल जाएं तो बड़ी अच्छी बात बन सकती है। तो पॉइंट ये है कि जब आपको कोई कर्जा देगा तो आपकी आज़ादी छीन लेगा। तो मैं लूँ किसी से कर्जा और पहुंच जाऊं उसी को ऑडिट करने, तो वो ऑडिट तो नहीं हो रहा होगा सही से। वो कहेगा यहाँ ये लिखो, मैं कहूँगा जी सर यही लिख देते हैं, बात इंडिपेंडेंस ही मर गई, खत्म हो गई। हाँ, लेकिन अगर एक इदारा है जिसका काम धंधा ही लोन लेना देना है, बैंक, वो तो करते ही लोन वाला काम है। बैंक तो सैकड़ों क्या हजारों क्या लाखों लोगों को लोन दे के बैठे होते हैं, तो उन्हीं लोगों में से एक अगर मैं हूँ तो शायद इतनी कोई खतरनाक बात नहीं है, क्योंकि उनका कमर्शियल काम है, वो कमर्शियली मेरे से इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर बैंक ने मुझे लोन दिया हुआ है और मैं उस बैंक का ऑडिट करूं तो अलाउड है। तो अगर कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लोन देना है और मैंने उनसे लोन लिया हुआ है तो अलाउड है, अदरवाइज एक मकरूज आदमी ऑडिट नहीं कर सकता। फिर इन्हें याद आया, इन्होंने कहा 2 जगह पे हम बंदे को मकरूज काउंट नहीं करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे पीटीसीएल के किसी टावर के पास या पीटीसीएल के किसी ऑफिस या एसएनजीपीएल सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड, इसके ऑफिस के पास से गुजरते हुए कभी आपने शर्म महसूस की कि आपने तो बिल नहीं भरा हुआ? कभी आपको कोई मकरूज वाली फीलिंग आई? तो जो यूटिलिटी कंपनी वाले होते हैं ना, इनके बिल लेट हो जाना एक ऑर्डिनरी बात समझी जाती है। तो अगर आप एक यूटिलिटी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और आपके यूटिलिटी ड्यूज 90 दिन या उससे कम के वाजिबुल अदा है, तो फिर आप मकरूज की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। हमने क्या कहा, एक बंदा जिस इदारे का मकरूज हो उसको ऑडिट नहीं कर सकता। मैंने अगर पीटीसीएल के बिल देने हैं तो मैं मकरूज तो हूं ना पीटीसीएल का, बट चूंकि ये इतनी को बहुत ज्यादा बड़ा बर्डन नहीं समझा जाता उर्फ़े आम में, तो अगर मैंने वो बिल 90 दिन या उससे कम के देने हैं तो फिर मैं मकरूज की डेफिनेशन में नहीं काउंट होगा। तो ये 2 एक्सेप्शंस आ गई। अदरवाइज अगर आप एक इदारे के मकरूज हैं तो आप उसको ऑडिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मकरूज इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी बिल्स हैं और 90 दिन या उससे कम के मकरूज हैं तो आप ऑडिट कर सकते हैं। जी भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मैनेजर मकरूज है तो हम इधर इसको डिस्कस ही नहीं कर रहे। इन 11 के 11 पॉइंट्स में व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टनर्स। फर्म के अपॉइंटमेंट का मतलब है उसके पार्टनर्स। ये जितनी भी रिक्वायरमेंट है ये सारे के सारे पार्टनर्स पे पूरी होनी चाहिए। एक भी पार्टनर अगर डिस्क्वालीफाइड है तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाइड है।
बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पार्टनर्स। उससे नीचे के लोगों के क्या मसले हैं, उससे नीचे क्या मसला है, उससे क्या अखलाकी दबाव होंगे, कोड ऑफ एथिक्स में हम उसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन कर रहे होंगे। लेकिन लॉ ने सिर्फ पार्टनर्स की बात की है, तो अगर पार्टनर मकरूज है तो वो उसको ऑडिट नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो मकरूज है यूटिलिटी कंपनी का 90 दिन या उससे कम, तो फिर मकरूज काउंट नहीं होगा। डन। एक और बंदा भी अपने आप को अक्सर मकरूज काउंट नहीं करता, क्रेडिट कार्ड वाला। क्रेडिट कार्ड कंपनियां क्या करती हैं, वो आपसे कहती हैं कि जी क्रेडिट कार्ड खुलवा लें। आप कहते नहीं मुझे ज़रूरत ही नहीं, ये तो गलत हराम काम होता है, इसमें तो आप वो मैं लोन लूँगा आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा इंटरेस्ट क्या बात कर दी आपने, वो पुराने दौर में ऐसा होता था कि आप लोन लेते थे आपको इंटरेस्ट। अब आजकल इंटरेस्ट सर कितनी गैर शरई बात कर दी आपने, कौन लेता है आजकल इंटरेस्ट? आपने कहा नहीं तुम बैंक वाले हो, तुम इंटरेस्ट नहीं लोगे। और सर वो इंटरेस्ट तो बुरे लोगों से लिया जाता है, आप तो अच्छे आदमी हैं। अच्छा जी, क्या रूल है? उन्होंने कहा जी आप एक क्रेडिट कार्ड बनवा लें और फ़र्ज़ करें उसकी 2 लाख की लिमिट हो, फ़र्ज़ करें, और अगर आपको जब कभी ज़रूरत पड़े आप माइनस में चले जाएं, आप उसको इस्तेमाल कर लें, 4-5 दिन बाद जब तनख्वाह है आप उसको दोबारा से फिल कर दें, ख़त्म कहानी। 45 दिन तक भी अगर आपने पे कर दिया हम आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो बंदा कहता है चलो कोई नहीं, कभी मजबूरी में अचानक से ज़रूरत पड़ जाए और जेब में पैसे ना हो तो बंदा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर ले। बंदा क्रेडिट कार्ड ले लेता है, फिर महीने की 25 तारीख के आसपास जो है वो सैलरी ख़त्म हुई भी होती है और बंदा अगले 5 दिन किफ़ायत शुआरी से गुजारने का सोचता है कि अचानक से किसी सुपर स्टोर पर रखा हुआ एक फ्रिज बेगम को पसंद आ जाएगा। गई भैंस पानी में, ख़त्म, अब तो कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी है फ्रिज, और आपकी तरफ देखें, हाँ भाई आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना। अब वो क्रेडिट कार्ड है जो वो भरम जो है वो पूरा कर सकता है उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को, क्या हाँ मसला कोई नहीं, क्या आप नहीं देखें 25 तारीख है आपके लिए मुश्किल, क्या बात करती मुश्किल, हद हो गई। मतलब किससे शादी की है तूने, है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कार्ड निकाला ऐसे करके स्वैप किया, तो होगा ये कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचेगा कि 5 दिन बाद मैं पैसे भर दूंगा, और 5 दिन बाद जैसी उसकी तनख्वाह आएगी वो उसे भर देगा। बट इस दफ़ा उसका महीना स्टार्ट ही माइनस उतने पे हुआ होगा, तो अगली दफ़ा 22 तारीख को उसके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो 22 से 30 के दरमियान क्रेडिट कार्ड चलाएगा। तो होगा ये कि कुछ 5-7 महीने के साइकिल के बाद वो 45 दिन से ऊपर चला जाना शुरू हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। इस दौरान कहीं पे भी उसने अपने आप को मकरूज तस्वुर नहीं किया, उसको ये लग रहा है कि उसने 5 दिन बाद आने वाली सैलरी के अगेंस्ट एक एडवांस विड्रॉ कर लिया। अब वही समझ रहा है कि थोड़ी सी देर के लिए मैंने पैसे पकड़े हैं और सैलरी आती मैं उसको फिल कर रहा हूँ, वो उस पैसे पकड़ने को मकरूज काउंट नहीं कर रहा। तो रूल ये है, अब बात चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हो रही है तो इन्होंने कहा फिर अमाउंट भी ज़रा बड़ी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर एक शख्स ने 10 लाख के अंदर का बैलेंस देना है क्रेडिट कार्ड की मद में तो वो मकरूज नहीं है। यानी इनको लगता है कि 7-8 लाख का मजाक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का शुगल चलता ही रहता है। क्या चीज़? ये अगेन अलग अलग बैंकों की अलग अलग पॉलिसी है, कोई किसी तरह से चल रहा होता है, कोई किसी तरह से, हर कोई अपने तरीके से चलता है। तो पॉइंट ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक पार्टनर अगर एक कार्ड की मद में मकरूज है और वो अमाउंट 1 मिलियन से नीचे की है तो फिर वो मकरूज काउंट नहीं होगा। 1 मिलियन से ऊपर हो जाएगी तो फिर वो मकरूज काउंट होगा। अब चाहे बैंकिंग कंपनी हो, उसका नॉर्मल काम बेशक वो हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे 1 मिलियन एक बड़ी लिमिट होती है। अगर 1 मिलियन से भी आप ऊपर चले गए तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और आप कहीं ना कहीं चाहेंगे कि उस कंपनी के साथ कोई बातचीत हो और कंपनी का आप ऑडिट थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, वो आपको क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा रिलैक्स कर दें। तो अगर एक शख्स किसी इदारे का मकरूज है अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ दैट बिजनेस तो अब वो उसको ऑडिट नहीं कर सकता, बट क्रेडिट कार्ड की मद में 1 मिलियन से नीचे का मकरूज चलेगा। यूटिलिटी कंपनी में 90 दिन या उससे कम का मकरूज चलेगा, वो मकरूज काउंट नहीं होगा, वो ऑडिट कर सकता है जी। यानी कि एक ऐसा शख्स अपॉइंट ही नहीं हो सकता जिसमें ये 11 में से कोई एक बात है। फर्ज करें अपॉइंट हो गया, उस वक्त वो बात नहीं थी, दरमियान में लोन ले लिया, उसी दिन कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वो अपनी मर्जी अपनी वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ, वो चला जाएगा और फिर डायरेक्टर उसकी जगह नया बंदा अपॉइंट करेंगे, बिल्कुल एक रेगुलर कैजुअल वैकेंसी। ये बात समझ आई? अगर वो शुरू से ही डिस्क्वालीफाइड था फिर भी अपॉइंट हुआ, इसका मतलब है कि कंपनी वालों ने ज़्यादा ध्यान नहीं से काम नहीं किया, उसको जैसे ही पता लगेगा कि वो डिस्क्वालीफाइड पहले ही दिन से था निकाल दिया जाएगा और इस दफ़ा डायरेक्टर्स ने या ऑडिटर नहीं अपॉइंट करेंगे, SCCP करेगा। SCCP के 4 केसेस पड़े थे, 5वां केस ये है कि अगर एक डिस्क्वालीफाइड पर्सन अपॉइंट हो जाए शुरू में ही तो उसके निकलने पे जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो SCCP अपॉइंट करेगा।
ये वाला पॉइंट समझ आया लोन वाला? जी जी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बैंक से अगर आप लोन ले लें तो जितना मर्जी बड़ा हो चल जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड को एक सेपरेट यूनिट के तौर पे उन्होंने बताया, एक्सेप्शन के तौर पे। तो क्रेडिट कार्ड की मद में 1 मिलियन से नीचे ऑर्डिनरी बिजनेस का आपको एज मिल जाएगा, 1 मिलियन से ऊपर आपको वो एज भी नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है, ठीक है ठीक है, सही है। इन्होंने कहा अगर मैंने 9 लाख देने हैं और मैं ऑडिट करने जाऊं और मैं वो 9 लाख माफ़ करा लूं तो ठीक है, वो आपका टैलेंट है। लॉ को लगता है कि 10 लाख से ऊपर वाला खतरनाक है। कानून है ना, कानून के अपने कुछ रूल्स हैं, कानून एक जगह पे रुक जाता है, बाउंड हो जाता है। सर दूसरा बात ये लोन ये और ड्यूरिंग ऑडिट वो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो गई और आप 10 लाख से ज़्यादा चले गए, नोटिफाई कौन करेगा? जी बिल्कुल, ये असूलन जिम्मेदारी है कि कंपनी की, कि कंपनी को वो करे, नहीं तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। क्योंकि अगर वो नहीं बताता तो उसको भी पेनल्टीज पड़ेंगी और कंपनी जिसने ध्यान नहीं रखा कंपनी को भी पेनल्टीज पड़ेंगी। अगर ऑडिट चल रहा था और दरमियान में डिस्क्वालीफाई हुआ तो जिस दिन डिस्क्वालीफाई हुआ उसी दिन से उसकी अपॉइंटमेंट गलत है, उससे आगे जो वो कर रहा है वो इलीगल है। अगर वो रिपोर्ट साइन कर रहा है वो भी गलत है, वो मजीद काम कर रहा है वो भी गलत है। ऑडिटर इप्सो फैक्टो इमीडिएट इफेक्ट के साथ उसी वक्त जिस वक्त डिस्क्वालीफाई होता है हम कहते हैं उस वक्त तस्वुर किया जाएगा ऑफिस वेकेट कर दिया है, चाहे वो वहीं बैठा, हम समझेंगे कुर्सी खाली है, ये बंदा कुछ नहीं कर रहा। जी फर्म के केस में क्या होगा? फर्म के केस में जो 1 मिलियन वाला रूल है ये कंबाइंड अप्लाई होगा। अगर फर्म ने 1 मिलियन से ज़्यादा देने हैं, और फर्म कहते हैं कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स को, तो फर्म के अगर 3 पार्टनर्स ने मिला के 1 मिलियन से ऊपर पैसा देना है तो फिर फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। जी अगर कंपनी किसी शख्स की मकरूज हो तो क्या वो कंपनी को ऑडिट कर सकता है? अभी तक वो बात हमने नहीं देखी। इस वक्त हमने देखा है कि हम जो ऑडिट करने जा रहे हैं, हम अगर मकरूज हैं तो हम ऑडिट नहीं कर सकते। अब आगे देखेंगे कि कंपनी का अगर बंदे से रिलेशन है तो वो क्या है। ये वाली बात समझ आ रही है? जी स्टार्ट में ये सारी बातें कंपनी किस तरह से देखेगी? भाई जो कंपनी का अपना डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय रहा है, कंपनी के पास रिकॉर्ड तो होगा, ठीक है। लोन जिसको दिया होगा कंपनी के पास रिकॉर्ड आ रहा होगा लोन कितनों को दिया हुआ है, ठीक है। मजीद एहतियात ये करेंगे कि उनसे कहेंगे आप भी ज़रा साइन कर दें इस चीज़ पे कि आपका इनमें से कोई मसला नहीं हो, अगर है तो बताएं। और अगर वो ऑडिटर झूठा साइन करेगा और कल को पकड़ा गया तो आई के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में उसे उठा के उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, उसका मेंबरशिप से नाम निकाल देगा। तो इस पर इन्होंने अपनी तरफ से चेक एंड बैलेंस रखे हैं। लेकिन वही बात है कि आप कहें सर अगर झूठ बोले तो कौन साबित करेगा, कैसे होगा? तो फिर अदालत। ये ऐसे ही जैसे बिजनेस लॉ में आप कहते थे कि जी अगर वहाँ जाके झूठ बोल दिया तो क्या होगा, तो मैं कहता था भाई फिर जो अदालत देखेगी वो उस तरह। तो इधर भी हमने बैठ के नहीं वो करना मुकदमा, अदालत ने, आईकैप ने, SECP ने, इन्होंने देखना है कि क्या गलत हुआ था। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। गलत को पकड़ना कैसे है वो हमारा मसला नहीं है। जी उस बैंक का ऑडिट नहीं कर सकते, हम किसी और का ऑडिट कर सकते हैं। पर्सन इंडेप्टेड टू आवर कंपनी, हम कंपनी लॉ पढ़े, हमारी कंपनी का जो मकरूज है वो हमारा ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन एक मकरूज आदमी का ये मतलब नहीं है कि वो कहीं ऑडिट नहीं कर सकता, वो किसी भी और इदारे का ऑडिट कर सकता है। फिर एक बड़ी मजे की बात होती है, मकरूज हम नहीं है कोई और है। मिस्टर एक्स ने लोन लिया कंपनी से, कंपनी ने कहा भाई मिस्टर एक्स अगर तुमने पैसे ना दिए हमें गारंटी दिलवाओ। उसने कहा जी एक मशहूर आदमी है AA कंपनी एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, AA कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरी गारंटी दे देंगे आपको, अगर मैंने पैसे ना दिए तो ये लोग पैसे दे देंगे। तो अब AA कंपनी ने पैसे नहीं लिए, लोन नहीं लिया, लेकिन जिसने लोन लिया है उसकी गारंटी दे दी है। अगर वो पैसे नहीं देगा तो कौन देगा? तो इनडायरेक्टली AA को भी मकरूज हो गया, तो AA को भी ऑडिट नहीं कर सकता। तो आप डायरेक्ट मकरूज हैं तो भी ऑडिट नहीं कर सकते, और किसी और मकरूज की गारंटी दे दें, सिक्योरिटी दे दें या कोई और इस तरह का काम कर दें तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते, अनलेस कि इदारों का काम ही, उनका काम ही ऐसी गारंटीज लेना देना और आपका काम ही ऐसी गारंटीज देना। और ऑडिट फर्म्स का ऐसा काम नहीं होता कि वो गारंटियाँ देते फिर। नहीं, इस पे 1 मिलियन वाला रूल अप्लाई नहीं होता। एक भी रुपए का अगर वो मकरूज है किसी इदारे का और हमने उसकी गारंटी दे दी तो हम उस इदारे का ऑडिट नहीं कर सकते जिसको हमने गारंटी दे दी है। तो
फर्म का अगर कोई भी पार्टनर इंडिविजुअल गारंटी दे दे तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये सारे पार्टनर्स पे अप्लाई कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। बात समझ आई? जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है पार्टनर्स की। पर्सन हु हैज गिवन अ गारंटी या सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी, किसी और तीसरे बंदे ने कंपनी से लोन लिया हुआ है और आपने उसकी गारंटी दे दी, अदर देन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सच एंटिटीज। उनका अगर बिजनेस ही इस तरह की गारंटी और इस तरह के काम धंधे है फिर इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर एक कंपनी ने किसी को लोन दिया और आपने जाके उस बंदे की गारंटी दे दी तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बात समझ आई? जिस वक्त भी आपने गारंटी दी, अगर आपकी अपॉइंटमेंट से पहले आप गारंटी दे के बैठे हुए हैं एक ऐसे शख्स की जिसको उसी कंपनी ने लोन दिया है तो आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं हो सकती। अपॉइंटमेंट हो गई, दरमियान में किसी वक्त गारंटी दे दी, उसी वक्त फारेग। अगर ऑडिट खत्म हो जाने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट दे जाने के बाद ऐसा हुआ फिर कोई मसला नहीं। हम तो बात कर रहे हैं, हम कंपनी लॉ में पढ़े, ऑडिटर को अपॉइंट करते हुए क्या देखना है? ऑडिटर को अपॉइंट करते हुए देखना है कि उसने इस वक्त हमारे किसी मकरूज को गारंटी तो नहीं दी हुई, अगर दी हुई है वो हमारा ऑडिटर नहीं बन सकता। ये कैटेगरी समझ आई? इस पेज पे हमने लोन्स और उससे रिलेटेड बात की। देन छोटे छोटे से 3 रूल और फिर एक मेन रूल जिस पर सबसे ज्यादा बात होगी। छोटे छोटे से रूल्स, अगर आईकैप या आईसीएमए के कोड ऑफ एथिक्स ने कह दिया कि ये बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता तो फिर कंपनी लॉ कह देगा फिर ये हमारी तरफ से भी फारेगा, नहीं बन सकता ये। यानी बजाय इसके कि लंबी छोटी लिस्ट डिफाइन करते उन्होंने कह दिया है कि अगर सीए ऑडिट कर रहा है और सीए का जो आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स है अगर उसमें कहीं लिखा हुआ है कि तुम फलाना तरह की कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते तो बस फिर हमारी तरफ से भी बैन है। अगर सीएमए ऑडिट कर रहा है और आईसीएमए के कोड ऑफ एथिक्स ने कह दिया कि फलाना फलाना कंपनी का तुम ऑडिट नहीं कर सकते तो फिर हमारी तरफ से भी फारेगा। तो अगर कोड ऑफ एथिक्स ने किसी को खासतौर पर मना किया तो ऑटोमेटिकली लॉ की नजर में भी वो बंदा फारेगा। क्लियर? पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, अदालत ने उसे मुजरिम साबित कर दिया। कन्विक्टेड, मुल्जिम नहीं है, मुजरिम साबित कर दिया ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। अगर एक बंदा फ्रॉड पे मुश्तमिल किसी ऑफेंस पे मुजरिम डिक्लेयर हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब एक बंदा अगर जुर्म कर चुका है और उसके बाद तौबा कर ले और सजा भी काट रहा हो तो क्या उसे माफी मिलेगी? कानून ने कहा 10 साल अगर गुजर गए उसके बाद वो ऑडिट कर सकता है। 10 साल गुजरने के बाद, इसका मतलब है कि अगर एक बंदा कन्विक्ट हुआ है, मुजरिम डिक्लेयर हुआ है और अभी 10 साल नहीं गुजरे तो वो शख्स डिस्क्वालीफाइड है, वो ऑडिट नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है? देन बड़ा मजे का रूल है, पर्सन और फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशन विद द कंपनी अदर देन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सच एंटिटीज। इसका तर्जुमा बड़ा मजाकिया बनता है। अगर किसी शख्स का किसी कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशन है अदर देन बिजनेस, अगर एक कंपनी के साथ आपका बिजनेस रिलेशन है अदर देन उस कंपनी का जो अपना बिजनेस है नॉर्मल उससे हटके, मैं देखिए हाँ, मैं एक होटल में जाके ठहरता हूँ और मैं ठहरने के पैसे देता हूँ, मेरा उनके साथ एक बिजनेस रिलेशन है, मैं उनका कस्टमर हूँ। मैं उस होटल का अगर ऑडिट करने जाऊँ तो मेरे ऊपर कोई भार नहीं है, मैं उनके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उनके साथ उनका एक बिजनेस में डील कर रहा हूँ। मैं ठहरता हूँ, मैं पैसे देता हूँ, ना उनकी मेरे ऊपर कोई फेवर ना मेरी उनके ऊपर कोई फेवर। हाँ, लेकिन अगर उस होटल को फर्नीचर मैं सप्लाई करता हूँ, उस होटल को एसी में सप्लाई करता हूँ, उस होटल को लाइसेंसेस मैं दिलवा के देता हूँ, अब मेरा उस होटल के साथ खतरनाक रिलेशन है। तो अगर किसी शख्स का हमारी कंपनी से बिजनेस रिलेशन है हमारे नॉर्मल बिजनेस पैरामीटर से हट के, स्कैन नामी कंपनी, और फर्ज करें मैं वहां पे एक विजिटिंग टीचर, फर्ज करें अभी तो मैं परमानेंट हूँ, मैं एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फारिग हो जाता हूँ, मैं ऑडिट नहीं कर सकता। अगर मैं विजिटिंग टीचर हूँ तो मेरा कॉलेज के साथ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रिलेशन है, मैं आगे पढ़ाता हूँ, वो मुझे पैसे दे देते हैं, मैं चला जाता हूँ, ना कंपनी का मेरे ऊपर कोई भार ना मेरा कंपनी के ऊपर कोई भार, तो मैं स्कैन्स को ऑडिट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं, जैसे ये वो भाई ने कहा कि अगर मैं कोई कॉलेज के कहने पे कुछ साजिशें करता हूँ
अगर मैं जो है वो 4-5 कॉलेजों को ऐसे गोल गोल घुमा के उनको आपस में जोड़ देता हूँ, अगर मैं कुछ तरह की कार्रवाई करता हूँ, इधर का टीचर उधर सप्लाई, उधर का टीचर कहीं और सप्लाई, कहीं और का टीचर इधर सप्लाई, अगर मैं इस तरह के काम करूँ तो ये भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो ना हुआ। इसका मतलब है फिर मेरा इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो अगर एक बंदे का किसी इदारे के साथ बिजनेस रिलेशन है अदर देन उसका जो नॉर्मल बिजनेस है, वो आपका कॉलेज के साथ बिजनेस रिलेशन है, आप पैसे देके इनसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ये प्रोडक्ट बेच के आपसे पैसे ले रहे हैं, तो आप दोनों के दरमियान बिजनेस रिलेशन है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। आप इन्हें प्रोजेक्टर नहीं सप्लाई कर रहे हैं, आप इस तरह के। तो अगर एक बंदे का किसी कंपनी के साथ नॉर्मल से हट के कोई खास तरह का बिजनेस रिलेशन है जो नॉर्मल रिलेशन नहीं माना जाता, इसका मतलब है कि देयर इज एन इन्फ्लुएंस, वो शख्स उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकता। यहां तक बात समझ आई? पक्का? एक बड़ा मजे का रूल है जी, देखें, पर्सन और अ फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी। हम कंपनी लॉ पढ़े, हमें बताया जा रहा है कि कोई भी पर्सन या कोई भी फर्म जिसका आपके साथ बिजनेस रिलेशन है, तो ये पर्सन से मुराद वो इंसान है और फर्म से मुराद वो फर्म है। मतलब आपको पता है हमने बात की इंडिविजुअल और फर्म। अगर आप पहले से डिस्क्वालीफाइड थे और अपॉइंट हो गए तो फिर कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर? एससीसीपी। आप डिस्क्वालीफाइड नहीं थे और दरमियान में डिस्क्वालीफाई हो गए तो डायरेक्टर्स कैजुअल वैकेंसी काउंट होगी। इसी में एक बड़ा मजे का रूल है कि अगर आप एक कंपनी में हो गए डिस्क्वालीफाई, जी रूल नंबर फर्स्ट करें 6 के तहत आप इस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते। लॉ को गुस्सा बड़ा इस बंदे पे, वो कहते हैं आप उस कंपनी की होल्डिंग का ऑडिट भी नहीं कर सकते, आप उसकी सब्सिडरी का ऑडिट भी नहीं कर सकते, आप उसकी होल्डिंग की किसी और सब्सिडरी का ऑडिट भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक बात बताना भूल गए, उसकी सब्सिडरी की किसी और होल्डिंग, और ऑब्वियसली उसमें आपका इंटरेस्ट ना होने के बराबर है। तो अगर आप एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आप उस पूरे ग्रुप में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तमाम होल्डिंग्स में, तमाम सब्सिडरीज में उसकी होल्डिंग, होल्डिंग की होल्डिंग, होल्डिंग की होल्डिंग की होल्डिंग, होल्डिंग की सब्सिडरी, होल्डिंग की होल्डिंग की सब्सिडरी, होल्डिंग की होल्डिंग की होल्डिंग की सब्सिडरी की सब्सिडरी की होल्डिंग की सब्सिडरी, ये सारी चीजें घुमा के सब के सब उस सारे ग्रुप में सारे होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन में आप बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएंगे, आप फिर उसको ऑडिट नहीं कर सकेंगे। आप लोगों ने सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडरी पढ़ा है या कोई और स्टेटस भी पढ़ा है? एसोसिएट भी पढ़ा है। जो रूल अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया उसको छोड़ के बाकी किसी भी रूल ने एसोसिएट को मना नहीं किया, ये जहन में रखना है। मैंने एक रूल को रोक दिया है, वो रूल मैंने रोका है क्योंकि उसमें 2 स्पेशल बातें हैं। एक उसमें गुंजाइश है जो बाकी रूल्स में नहीं है, और एक उसमें एसोसिएटेड कंपनी का भी मामला है। तो अभी तक उस रूल को छोड़ के जितने 10 के 10 रूल्स पढ़े हैं, मैं अगर एक कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकता, मैं उसकी एसोसिएट को ऑडिट कर सकता हूं, कोई मसला नहीं। अगर मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूं, मैं उसको ऑडिट नहीं कर सकता, मैं उसकी एसोसिएट को ऑडिट कर सकता हूं, कोई मसला नहीं। मेरे एक कंपनी के साथ कोई और ताल्लुक है, मैं उसके एसोसिएट को ऑडिट करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसकी होल्डिंग का ऑडिट नहीं कर सकता, सब्सिडरी। और जो होल्डिंग की अदर सब्सिडरीज हैं, ये भी एक रूल के तहत एसोसिएट होती हैं, लेकिन मैं इस वक्त एसोसिएट वाला रूल अप्लाई नहीं करूंगा, मैं कहूंगा ये इसकी होल्डिंग की बाकी सब्सिडरीज हैं। बात समझ आई? इसका मतलब है ICAP का खेलने का मार्जिन मिल गया। आपको बताएगा इस कंपनी में ये मसला है आपका। पहले तो आप मसले की तह तक पहुंचेंगे कि आप क्वालिफाइड हैं या डिस्क्वालिफाइड, फिर आपको बताएंगे उस कंपनी और इस कंपनी का ये ताल्लुक है, फिर आप उस ताल्लुक को देखेंगे कि क्या वो होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट का ताल्लुक तो नहीं है, फिर आपको पता लगेगा कि आप इस वाली कंपनी का जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है उसको ऑडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये रूल समझ आया कि अगर एक कंपनी में डिस्क्वालिफाइड तो उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी और उसकी होल्डिंग की बाकी सब्सिडरीज में भी आप डिस्क्वालिफाइड। क्लियर है ये वाली बात? अब पढ़ते हैं वो आखिरी रूल। ये जहन में रहे, मैं बार बार वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ, ये वाहिद रूल है जो एसोसिएट पे अप्लाई करेगा। यानी अब जो रूल पढ़ने जा रहे हैं इसमें अगर आप डिस्क्वालीफाई हैं तो आप एसोसिएट में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस एक रूल के अलावा बाकी 10 रूल्स जो हमने पढ़े हैं उन सब के अंदर एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई होने से आप एसोसिएट में खुद ब खुद डिस्क्वालीफाई नहीं होते, लेकिन होल्डिंग में, सब्सिडरी में, होल्डिंग की बाकी सब्सिडरीज में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जी, जो पहले से डिस्क्वालीफाइड है वो तो अपॉइंट ही नहीं हो सकता, और अगर गलत अपॉइंट हो गया है
तो जो पहले से डिस्क्वालीफाइड इस कंपनी में, वो पहले से ही डिस्क्वालीफाइड है इसमें, वो पहले से ही डिस्क्वालीफाइड है इसमें, वो तो था ही डिस्क्वालीफाइड। बात समझ आई? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट देखा जाएगा आपका स्टेटस क्या है। अब है वो 11वां रूल। वो 11वां रूल क्या है, बड़ा मजेदार सा। पर्सन और हिज स्पाउस एंड हिज माइनर चिल्ड्रन इन केस ऑफ फर्म ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, उस बंदे ने खुद या उसके शौहर या उसकी बीवी ने या उसका माइनर चिल्ड्रन उनके पास, या फर्म के केस में सारे पार्टनर्स, उन सारों को कलेक्टिवली देखेंगे, वो उनके स्पाउस, उनके माइनर चिल्ड्रन, हु होल्ड्स एनी शेयर इन कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी। अगर आपके पास एक कंपनी का एक भी शेयर है, आप उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते। यानी आप उस कंपनी के मेंबर बन गए हैं, आपका उस कंपनी के साथ इंटरेस्ट आ गया। तो अगर आप एक कंपनी के मेंबर हैं और आपके पास 1 लाख शेयर्स हैं और कंपनी ने डिसाइड किया है कि इस दफ़ा 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, और आपने ऑडिट किया और आपको नज़र आया कि एक बहुत बड़ा एक्सपेंस तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और अगर रिकॉर्ड हो गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड नहीं आएगा, और आप ऑडिटर भी हैं और मेंबर भी हैं, आपको ऑडिट फीस भी चाहिए और डिविडेंड भी चाहिए। तो ऐसे में ईमानदारी को उठा के साथ वाले ब्रीफ केस में बंद कर देंगे, और आप जो है उनको ऑडिट करते हुए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कानून को ऐसा लगता है कि आप अपने ज़ाती मफाद को जहन में रखेंगे। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी, अगर एक शख्स के पास खुद के पास शेयर हो, उसके स्पाउस के पास शेयर हो, उसके माइनर चाइल्ड के पास, छोटे बच्चे के पास भी शेयर हो, क्योंकि छोटे बच्चे की ओनरशिप पे इतना कोई ध्यान नहीं देगा। आपको पता है कि कई दफ़ा क्या होता है कि लोग अपने छोटे से गोल मटोल बच्चों के नाम पे पूरे फ्लैट रखवा देते हैं। वो बच्चे कल को बड़े हो जाते हैं और जो है ऊपर कहते हैं कि हमारी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है पूरी दुनिया में। ठीक, तो प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने छोटे बच्चों के नाम पे भी, अपने स्पाउस के नाम पे भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो खुद के पास शेयर नहीं होना चाहिए, स्पाउस के पास शेयर नहीं होना चाहिए, माइनर चाइल्ड के पास नहीं होना चाहिए। आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, उस फर्म के किसी भी पार्टनर के पास शेयर नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसी कंपनी का शेयर नहीं, इसकी एसोसिएट का शेयर भी नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप एक कंपनी के शेयर रखते हैं तो आप उस कंपनी ही नहीं, उसके एसोसिएट में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्योंकि इस कंपनी या इसके एसोसिएट में से किसी एक में भी शेयर हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस रूल की पहली मुनफरद बात क्या है कि ये एसोसिएट्स पे भी अप्लाई करता है। दूसरी, जी, होल्डिंग सब्सिडी वाला रूल तो हमेशा अप्लाई कर रहा है ना। अगर आप इस रूल से डिस्क्वालीफाई हो गए तो होल्डिंग सब्सिडी बाकी हर जगह तो डिस्क्वालीफाई हो गए, बट इस रूल में इजाफी तौर पे आप उस कंपनी की एसोसिएट्स में भी डिस्क्वालीफाई हो गए। ये वाहिद रूल है जो आपको एसोसिएट में भी डिस्क्वालीफाई कर रहा है। इसकी एक खास बात। दूसरी खास बात बड़ी मजे की है, अगर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आप डिस्क्वालीफाइड हैं और आप बता देते हैं कि मेरे पास शेयर्स हैं, तो आपको 90 दिन का टाइम मिल जाता है उसको बेचने के लिए। ऐसा क्यों किया? मेरे पास एक कंपनी के फर्ज करें 10 लाख शेयर्स पड़े हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रखी होती है। 10 लाख शेयर्स हैं कंपनी के, उस कंपनी की तरफ से एक मेंबर ने कहा कि आपकी कॉन्सेंट चाहिए, आप हमारे ऑडिटर बनेंगे, आपको हो ऑडिटर बनने के लिए तो शेयर बेचने पड़ेंगे। आपने शेयर बेच दिए और कंपनी ने एजीएम में किसी और को ऑडिटर अपॉइंट कर लिया। जब आप दोबारा 10 लाख शेयर खरीदने गए तो मार्केट में रेट बहुत ऊपर गया हुआ था। तो ये वाहिद रूल है जिसमें रिलैक्सेशन है। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अगर आप डिस्क्वालीफाइड हैं और आप ये इरादा जाहिर करते हैं कि मैं ये शेयर 90 दिन में बेच दूंगा, तो आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी और 90 दिन के अंदर अंदर आप उस शेयर को बेच देंगे। बाकी किसी भी रूल में ऐसा नहीं है कि आप शुरू में कहें हाँ जी मैं इस वक्त डिस्क्वालीफाइड हूँ लेकिन मैं इसे ठीक कर लूँगा। बट इस वाले रूल में आप 90 दिन के अंदर अंदर अगर बेचने का वादा करते हैं, शुरू में बता देते हैं और 90 दिन में बेच देते हैं, तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड नहीं है। अगर बेचे ही ना और ऑडिट पूरा हो जाए तो इसका मतलब है इतना दूर क्यों जाना, हमने तो सिर्फ 90 दिन का इंतजार करना है। अपॉइंट हुए आप एजीएम पे, ऑडिट होना है अगले साल के एंड पे। अक्टूबर की 25 को अपॉइंट हो गया ऑडिटर, 90 उसने क्रॉस करने हैं, 90 दिन तक अगर वो शेयर नहीं बेचता तो वो जनवरी में फारिग हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब चूंकि वो फारिग होगा अपनी गलती से, तो वो एक नॉर्मल कैजुअल वैकेंसी काउंट होगी। कंपनी ने तो नीयत साफ रखी हुई थी। वो जो डिस्क्वालीफाइड पर्सन को अपॉइंट करने वाली बात है, वहां कंपनी की नीयत पे भी खराबी होती है। जी, ठीक है, ठीक है।
जी, शेयर्स आपने किसी भी हवाले से लिए हैं, असल में शॉर्ट सेलिंग भी अंदर का बंदा करेगा तो तूफान मचा देगा। आपके सामने अकाउंट्स का ड्राफ्ट आया है और उसमें लिखा हुआ है कि इस दफ़ा कंपनी को बहुत बड़े लॉसेज हैं और इस दफ़ा एजीएम पे हम बताएंगे कि हमें लॉस हुआ और हम डिविडेंड नहीं दे रहे, और जब बताएंगे या रिवर्स हो, कंपनी ने अनाउंस करना है कि हमारा एक अमरीकी कंपनी के साथ मुआहदा हो गया है और अब उसके बाद जो है वो हम तरक्की की बुलंदियों पे जा रहे हैं, तो आपको पता है कि आज शेयर सस्ता है, एजीएम की अनाउंसमेंट के बाद महंगा हो जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग, ये जो मार्केट से शेयर खरीदे होते हैं, अगर आप इनसाइडर हैं तो फिर तो गुनाह है, गुनाह कबीरा है। सिक्योरिटीज़ एक्ट है, उसमें लाइन से बहुत सारी पाबंदियाँ हैं कि अगर इनसाइडर अगर डील करेगा तो फिर क्या होगा। तो ऑडिटर से ज़्यादा खतरनाक इनसाइडर ही कोई नहीं है। ऑडिटर को तो वो इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी की किसी और बंदे को उस तरह से नहीं है। सर अगर जो शेयर्स हैं तो उसके नाम पे या रिश्तेदार किसी और के नाम पे हो तो ठीक है, सही है, वही बात है ना, आप चालाक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहरहाल दुनिया में रहेंगे जो लोगों को अच्छे अच्छे मशवरे देंगे। वो दोस्त बाद में मुकर गया या दुबई जाके मर गया तो फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे। अब पता नहीं, मतलब ठीक है, मैं दोनों तरफ की बातें करता हूँ, मतलब आप जो है ना एक तरफ पे नाराज होते हैं, दूसरी तरफ जो है वो वही शेयर है, मैंने सिर्फ अपने किसी और के नाम कर दिए, ठीक है, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट है, अल्टीमेटली मेरा नाम नहीं आ रहा। आपका नाम नहीं आ रहा तो आपका इंटरेस्ट कानूनी तौर पे नहीं है, ठीक है, वो दोस्ती यारी में है, और दोस्त यार धोखा दे देते हैं, ड्राइवर के नाम पे कर दी। तो अगेन वही बात है कि अब ये वाली चीज़ें आपको चालाकी सिखाती हैं कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, लेकिन कानूनी एतबार से उस बंदे को अगर आपने कहा ये तुम रखो, बाद में मैं तुमसे वापस लूँगा, वो फिर वापस नहीं होते। और अक्सर सियासतदानों ने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ, बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज़ दूर दराज के पता नहीं किस किस बंदे के नाम पर रखी होती हैं, और अक्सर खुद को भूल भी जाता है कि कितनी प्रॉपर्टी हैं, और अक्सर अचानक से सियासतदान मर जाता है बगैर किसी को बताए कि किस किस के पास मेरा क्या क्या पड़ा हुआ है, और वो बंदा अचानक बैठे बैठे अमीर हो जाता है। अक्सर आप नहीं देखते कि बड़ा कमीन सा बंदा अचानक से जनाब वो अरबपति हुआ हुआ होता है, अचानक से करोड़पति हुआ हुआ होता है, तो आप कहते हैं यार ये करता तो कुछ नहीं था, बस एक किसी के मकान में उसकी हिफाजत कर रहा होता था, और एक दिन अचानक से इसने कहा कि मेरा मकान है, मैं तो एम ही ज़रा शुगर लगा रहा था, गुर्बत की एक्टिंग कर रहा था। तो इसलिए मतलब कानून ने इतना आपको वो कर दिया, रिलैक्सेशन दे दी कि आप इस तरह का कोई काम करना चाहें, ये बेनामी कहलाती हैं। तो इस तरह की कोई बेनामी करना चाहें तो फिर तैयार रहें कि बेनामी आपके साथ जो है वो धोखा कर सकता है। तो ये काम करने से पहले अच्छी तरह से देख लेना बंदा एतबार वाला है या नहीं। जी, सिस्टम ही ऐसा है। बात समझ आई? 11 के 11 रूल समझ आ गए? जी, अंग्रेजी ना दिखाई आपको तो आप लोगों ने मुझे तड़पाते रहना, बाद में मैं ज़रा अंग्रेजी दिखा दूँ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी shall also be disqualified for its holding, its subsidiary or subsidiary company of its holding. If after appointment auditor become disqualified, he shall deem to vacate office with effect from he become. जिस दिन डिस्क्वालीफाई होगा उसी दिन से समझा जाएगा उसने ऑफिस वेकेट कर दिया। इफ एन अनक्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर, अगर एक गलत बंदा अनक्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड पर्सन अपॉइंट हो जाता है ऑडिटर के तौर पे, इट शैल बी एन एसईसीपी में अपॉइंट अ क्वालिफाइड पर्सन इन प्लेस ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट। ये एसईसीपी का 5वां पॉइंट, 4 वो 5वां ये 5 पॉइंट्स हमें बताने का शर्फ हासिल करेंगे किबला। 5 जगह जहां एसईसीपी ऑडिटर को अपॉइंट करता है। आई के अपने 1-2 दफ़ा 2 नंबर के लिए सवाल पूछा था, एक दफ़ा 4 नंबर के लिए भी पूछा था। इनकॉर्पोरेशन के 90 दिन पूरे हो जाए और ऑर्डर पॉइंट नहीं हुआ तो एससीसीपी आएगा। कैजुअल वैकेंसी के 30 दिन पूरे हो जाए फिर भी नहीं हुआ तो आएगा ऐसे। अनविलिंग टू एक्ट हो जाए, सब्सिक्वेंट ऑर्डर एजीएम पे पॉइंट ना हो, और 5वां पॉइंट डिसक्वालिफाइड पर्सन अगर अपॉइंट हो गया हो तो फिर एससीसीपी उसकी जगह ऑर्डर लेके आएगा। तो ये सारी हमने बातें पढ़ी, और इस पूरे एरिया में जो सबसे ज़्यादा कीमती डिस्कशन है वो ये डिस्क्वालिफिकेशन के 11 पॉइंट्स हैं। इन 11 में भी सबसे कीमती है वो एसोसिएटेड वाला पॉइंट, क्योंकि वो वाला पॉइंट एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि एसोसिएटेड कंपनी में भी आप फारिग हो जाते हैं। तो अब ICAP हो सकता है आपको पेपर में 2 कंपनियां बताए, एक के साथ आपके मसले बताए और दूसरे का पूछा आप ऑडिट कर सकते हैं या नहीं। तो पहले आपने वो मसलों की बेस पे देखना है कि क्या मैं क्वालिफाइड हूँ डिस्क्वालिफाइड, फिर देखना है उन दोनों कंपनियों का आपस में क्या ताल्लुक है, और फिर देखना है वो ताल्लुक क्या मुझे दूसरी कंपनी को ऑडिट करने से रोकता है या नहीं रोकता। ये ताल्लुक समझने के लिए आपको होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मेरे पास अच्छी तरह से आती है।
एसोसिएट और सब्सिडरी, ये डेफिनेशन के लिए दी हुई है। समझता है एक्सेप्शन है, तो कल जब आ रहे हो तो इंडेक्स को भी पढ़ के आइए। हम सिर्फ के पास पेपर्स कर रहे होंगे।